आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां और हाई नेटवर्क क्लाइंट्स हमेशा मुनाफे में होते हैं। दुनिया भर में ये बात मशहूर है कि उनका सरमाया स्टॉक मार्केट में लगा होता है, लेकिन हर छोटा सरमायाकार स्टॉक मार्केट से घबराता है। उसकी वजह यह है कि वो बगैर किसी रहनुमाई की सरमायाकारी करता है और जब उसे नुकसान होता है तो वो अपनी गलती सुधारने के बजाय स्टॉक मार्केट को कसूरवार ठहरा देता है। तो इस गलती को दुरुस्त कैसे किया जा सकता है? इसका बेहतरीन हल है PSMU का YouTube चैनल, जहां पर रोजाना तालीमी प्रोग्राम किए जाते हैं और माहिरीन अपने तजर्बे और तज्जिये के जरिए आपको सही रहनुमाई देते हैं। इसके अलावा हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप भी मौजूद है, जहां हमारे माहिरीन आपको तकनीकी और बुनियादी तज्जिये की बुनियाद पर अहम रहनुमाई फराहम करते हैं। तो आज ही ज्वाइन करना ना भूलें और मजीद मालूमात के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और आप देख रहे हैं द इनसाइड ऑफ स्टॉक मार्केट। नाज़रीन, आज की मार्केट के ऊपर हम बात करेंगे। आज भी हमने मार्केट में ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि मार्केट में जो है करेक्शन मोड में थी और वजूहात थी, कुछ इस तरह की वजूहात थी जो इस वक्त हमारा मुल्क एक डिज़ास्टर उससे गुजर रहा है। थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट भी हमने महसूस किया। और इसके अलावा जो है हम बात करेंगे आज डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर भी। और जो है आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बता दूं, जी हमारे साथ मौजूद हैं नईम रफ़ी साहब, जो कि CEO हैं रफ़ी सिक्योरिटीज़ के। तो आज हम उनसे बात करेंगे मार्केट के हवाले से और फर्दर क्या उनका व्यू है मार्केट के बारे में, और साथ ही साथ जो है आप लोगों के सवालात भी होंगे, वो भी हम शामिल करेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर जो है मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप जो है हमारे चैनल को और हमारे प्रोग्राम्स को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि जब आप प्रोग्राम को लाइक करते हैं तो उससे हमें आइडिया होता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ताकि उसी तरह के प्रोग्राम्स हम आपके लिए लेकर आ सकें। ये सारी एफर्ट आपके लिए हो रही होती है, तो इसलिए लाइक ज़रूर किया कीजिए। और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी जो इन्फॉर्मेटिव सेशन है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आप इसको शेयर करें ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं ये भी अनाउंस करती जाऊँ कि जो है जैसे कि आप लोग जानते हैं PSMU आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूर्नामेंट। जी हाँ, इसकी जो न्यू डेट है वो मैं वेरी सून जो है मैं आप के साथ अनाउंस करूँगी अपने ही प्रोग्राम में। तो जो है इसलिए आप लोगों से ये है कि जो जो लोग अभी तक रह गए हैं, जो अभी तक सोच रहे हैं, वो जल्दी से जाएं और दिए गए नंबर पर हमारी टीम से रब्ता करें और जो है इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें। और जो है इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपने कांटेक्ट करना है, अपने आप को रजिस्टर करवाना है। और जो है इस टूर्नामेंट में जीतने वालों को मिलेंगे 2.5 लाख रुपए के कैश इनामात। तो जो है जल्दी से जाएं और अपने आप को रजिस्टर करवाएं। यहाँ पर नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, तो चलें जी उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सर, और वेलकम टू माय सेशन। और जो है यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो जो है मैं मार्केट का व्यू आपसे लूँगी, क्योंकि जो है कल जो हमने देखा कि कतर पे हमला भी हुआ था, तो उसका भी एक कहीं ना कहीं हमारे माइंड में था कि कहीं वो चीज़ हमारी मार्केट को इम्पैक्ट ना करे। क्योंकि अभी गुज़िश्ता कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज़ जो है इस तरह की जंगी सूरत हाल से जो है गुजर रही हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये एक हमला था और इसका ऐसे हमारी मार्केट में कोई जो है असर नहीं लेना था। तो थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताएं। और इस वक्त करंट सिनेरियो में हम लोग चल रहे हैं, फ्लड की बड़ी जो है एक सूरत हाल है हमारे मुल्क में, और स्पेशली अब सिंध की तरफ ये चीज़ आ गई है। और जो हमारे साथ जो कराची वाले हैं उनको भी पता होगा कि अभी 2 दिन से जो है जिस तरह से फ्लड की सूरत हाल चल रही है, अर्बन फ्लड की। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये कितनी इम्पैक्ट कर रही हैं हमारी मार्केट को और कब तक करती रहेंगी? आज भी हमने करेक्शन देखी, तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इस वक्त स्टॉक मार्केट के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर असरअंदाज हो रहे हैं, इसमें मैक्रो लेवल के फैक्टर्स भी हैं और माइक्रो लेवल के भी हैं। जी। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा,
तो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है इस रीजन की। हम्म। पाकिस्तान में इस वक्त बारिशों का एक मानसून का सीजन है और सैलाब भी आया हुआ है जो कि पंजाब के अंदर गलगित और सवात के अंदर तबाही मचाने के बाद अब सिंध की तरफ आ रहा है। बिल्कुल। यकीनी तौर पे इस पे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों के अमलाक और उनकी जो जायदाद और फसलें और दूसरी चीज़ों को बहुत नुकसान हुआ है। इसके नतीजे में मुल्क के अंदर एक जो जीडीपी का टारगेट होता है उसके अंदर डैमेज आएगा और निस्बतन जो हमारी ग्रोथ है वो कमतर होगी। इसी तरह जो फसलें तबाह हो गई हैं मुख्तलिफ चीज़ों की तबाही के नतीजे में हम्म। एक इम्पैक्ट ये आएगा कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई ज़्यादा होगी। ये दोनों चीज़ें एक इकानमी के लिए मुल्क के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो एक माइक्रो लेवल के ऊपर स्टॉक मार्केट को देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में लोगों का जो नुक्ता नज़र ये है कि वाक़तन सैलाब के नतीजे में नुकसान हुआ है, जीडीपी भी थोड़ी सी कम होगी। अगर इसके नतीजे में पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है तो फिर स्टॉक मार्केट बरह रास्त इसके मुतासरीन में शामिल हो जाती है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इंडस्ट्रियल यूनिट की शेयर्स ट्रेड होते हैं। अगर इंडस्ट्री की प्रोडक्शन इंटैक्ट है और इसकी सेल्स 19-20 18-20 फर्क के साथ चलती है तो स्टॉक मार्केट के ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं आता जो कि बराह रास्त एक देही इलाकों के अंदर फसलों के तबाह होने के अंदर आता है। इन दोनों चीज़ों फैक्टर को प्लस माइनस करके नेट इम्पैक्ट मार्केट पे आता है। तो इसलिए आज हमने देखा है कि मार्केट का आगाज सुबह नेगेटिव जोन में हुआ था। ये नेगेटिव जोन में स्टार्ट होने की वजह वो सेंटीमेंट थे, ये मुल्क के अंदर नेगेटिविटी को थोड़ा सा इजहार कर रहे हैं शराब के नतीजे में। लेकिन उसके साथ ही जो इंडस्ट्री और कंपनीज की परफॉर्मेंस और सेल्स और रिजल्ट और अनाउंसमेंट है उससे मार्केट को दोबारा उभारा तेजी की तरफ। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि स्टॉक मार्केट में ये कैपिटल मार्केट है। इसके अंदर डिमांड सप्लाई बेस्ड ऑन कैपिटल बहुत ज्यादा काउंट करती है। अगर कैपिटल का इनफ्लो स्टॉक मार्केट की तरफ रहता है तो प्राइसेस ना सिर्फ मेंटेन रहती हैं बल्कि अपसाइड इनका सफर शुरू हो जाता है। अब इस वक्त मुल्क के अंदर जो कारोबार की अमूमी सूरत हाल है उसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे बड़ी हमारी इन्वेस्टमेंट एक जमाने में रियल एस्टेट के अंदर हुआ करती थी, यानी कि प्रॉपर्टी के कारोबार के अंदर सबसे ज्यादा पैसा जाता था। अब हम देखें कराची के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी, इस्लामाबाद के अंदर भी, उसके अंदर प्रॉपर्टी की वो एक्टिविटी वो गहमा गहमी नहीं है जो कि ऐसे चंद साल पहले हुआ करती थी, बल्कि मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर वहाँ पे बहुत बुरी तरह की एक मंदी आई हुई है। अब जिन लोगों के पास एक सरप्लस मनी होती है उनके इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई ना कोई तो एवेन्यू चाहिए होता है। तो उस एतबार से कैपिटल का इनफ्लो जो प्रॉपर्टी की तरफ जा सकता था वो स्टॉक मार्केट की तरफ 100% तो नहीं, उसमें से कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट की तरफ भी आया। इसी तरह इससे पहले भी आपसे मैंने जिक्र किया था कि इंटरेस्ट रेट कम होने के नतीजे में बैंक डिपॉजिट्स के ऊपर जो एक जाम होता था डिपॉजिटर्स को वो कम हो गया। तो वो एक इंटरेस्ट रेट कम होना, डिपॉजिट को रिटर्न कम मिलना और स्टॉक मार्केट का बूमिंग यानी कि तेजी का रुझान होना, ये अट्रैक्ट करता है उस कैपिटल को जो बैंक से निकल के स्टॉक मार्केट में है। तो लिहाजा ये कैपिटल की डिमांड सप्लाई के फैक्टर्स प्लस इंडस्ट्रियल जो परफॉर्मेंस है उसके पेश नज़र स्टॉक मार्केट का सफर अपसाइड जारी है। इसके अलावा तीसरा फैक्टर आपसे मैंने जिक्र किया था जियो पोलिटिकल सिचुएशन। अब हम देखते हैं कि जून के महीने में इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, उस जंग के बाद पाकिस्तान की जो पोजीशन है एक इस रीजन के अंदर बहुत ही मुख्तलिफ है। अब उसके बाद हमने देखा कि एक बिल्कुल कोल्ड शोल्डर एक एटीट्यूड अमेरिका का पाकिस्तान के बारे में था। अब उसके बाद बड़ी इसमें गर्मजोशी देख रहे हैं, बल्कि आज ही के अखबारात में है, बल्कि कल के अखबारात में, कि अमेरिकन 2 कंपनीज ने पाकिस्तान की कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है जो पाकिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब एक तरह की इन्वेस्टमेंट आती है तो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री के अंदर भी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है और अमेरिका का बेसिकली इन्वेस्टमेंट का आना एक सिंबॉलिक होता है वेस्ट की तरफ से कि जब अमेरिका की इन्वेस्टमेंट आएगी तो यूरोपियन कंपनीज भी, दूसरी कंपनीज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ चाइना में विजिट था पिछले हफ्ते। उसके अंदर भी सी पैक के फेज 2 को ज्यादा एक्टिवेट करने की बात की गई है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में सी पैक के ऊपर एक्टिविटी बढ़ेगी जिसके अंदर माइनिंग, एग्रीकल्चर और आईटी से रिलेटेड सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट भी होगी और पाकिस्तान के अंदर टेक्निकल कोलैबोरेशन भी होगा। ये तमाम चीज़ें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की अहमियत भी बढ़ाती है
और आइंदा आने वाले दिनों के बारे में पॉजिटिव व्यू रखने का जवाब भी पैदा करती है। तो ये एक वजूहात है जिसकी बुनियाद के ऊपर स्टॉक मार्केट का सफर अभी जारी है। इसके अंदर नो डाउट खदशात भी हैं, जिस तरह आपको मैंने बताया कि जीडीपी का एक रेशियो कम होने का खदशा भी है। हम्म, इसी चीजों के साथ मार्केट प्लस माइनस रेंज बाउंड के साथ चलती हुई आज अल्टीमेटली पॉजिटिव जोन में बन गई। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपको मैंने मुख्तसर सा रिव्यू दिया मार्केट के बारे में, और इसके बैकग्राउंड में जो फैक्टर्स हैं वो भी आपको मैंने चंद गिनाए हैं जो मार्केट पे असरअंदाज होते हैं। सही, बिल्कुल। और सर, जहाँ तक आपने फूड इन्फ्लेशन की बात की, जैसे कि अभी हम यही देख रहे थे कि अभी ये सारे सिनेरियो में फूड इन्फ्लेशन बिल्कुल जो है ये आएगा। तो अब मुझे ये बताएं कि अभी जो है ये हमारे जो वफाकी वजीर ख़जाना साहब हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को जो है कवर करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो ऑयल प्राइजेस हैं वो ज़रा डाउन है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। तो इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? नादिया, आपने जो बात की है ना कि सही मानों में मैं सुन नहीं सका, शायद इसके अंदर कोई सिग्नल का कोई इशू है। जी जी। लेकिन मुझे लगा है कि आपने कोई वजीर खजाना की किसी स्टेटमेंट के बारे में कुछ पूछा है। जी जी। वो क्या स्टेटमेंट आप मुझे बताएंगे ताकि उसके बारे में आपको मैं कमेंट्स कर सकूं। जी जी। सर, उनका स्टेटमेंट आया है इन्फ्लेशन के हवाले से, फूड इन्फ्लेशन की जो हमारी काफ़ी एक इतने दिनों से चल रहा है कि अभी हम आने वाले टाइम में जो है फूड इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस करेंगे ड्यू टू करंट सिचुएशन। तो उसमें जो है उनका ये स्टेटमेंट आया है कि जो है हम इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो है वो नीचे हैं, जिसकी वजह से जो है हम इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकेंगे। जी तो इस पे नादिया, मैं चाह आपने रही थी। ये सही फरमाया, मैंने भी स्टेटमेंट ये सुना है, पढ़ा है। जी। तो ये बेसिकली जो है ना, अभी इस वक्त ये जो एक सैलाब पाकिस्तान में आया हुआ है, इसके नुकसानात का एक एस्टीमेट लगाया जा रहा है। हम्म इसका एस्टीमेट अभी हतमी शक्ल में सामने आया नहीं है कि इसका दायरा कार कितना वसी है और उसके कितने नतीजे में इम्पैक्ट आया है। एक तरह अखबारी और मीडिया की इतलात है जिसकी वजह से लोग समझ रहे हैं कि ऐसा है। सही मानों में चंद दिनों में एक एस्टीमेट आ जाएगा डैमेजेस कितने हुए हैं। ये बात सही है कि जब इस किस्म का माहौल बनता है तो महंगाई भी बढ़ती है, फूड इन्फ्लेशन भी होता है। हम्म लेकिन इस काम के लिए पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदारे हैं जो काम करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट बैंक का अदारा है, जो कि इसी महीने की 15 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी को अनाउंस करने के लिए एक मीटिंग भी हो रही है। हम्म जो अवेलेबल ऑफिशियल डाटा होगा मौजूद, इसको अकाउंट फॉर करते हुए ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर एक बहुत बड़ी इंडिकेशन होगी कि किस रुख पे हमारा मामला जा रहा है, कि नुकसान कितने हैं, और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन या महंगाई कहाँ तक गई है। एक अंदाजा सा है कि इस दफा शायद शायद 50 बेसिस पॉइंट कट हो। अब ये सैलाब की वजह से अगर उसको कम नहीं करते तो हम्म इसका मतलब ये है कि मामला थोड़ा सा सीरियस है, जिसको मजीद देखा जाएगा। तो ये 15 तारीख की मॉनेटरी पॉलिसी के आ जाने के बाद मैं समझता हूँ सूरत हाल बहुत ज्यादा वाजी हो जाएगी और काफी हद तक इंडिकेटेड होगी। सही। जी सर, ये मॉनेटरी पॉलिसी जैसे कि एक्सपेक्ट करें, आप कह रहे हैं कि हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट कट हो जाए या फिर मेंटेन रहे, क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी सी अप हो जाए? मेरे ख्याल के अंदर आपने नादिया इसका इम्कान बहुत कम है कि हम्म अपसाइड जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन के जो फिगर है वो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, कट होना चाहिए। अलबत्ता स्टेट बैंक की पॉलिसी बहुत ही मुख्तात है कि हम्म इन्फ्लेशन रेट कम होने के बावजूद बहुत कंजर्वेटिव अंदाज के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर ये कम करने की बजाय कांस्टेंट रखते हैं तो ये भी ठीक है। अगर ये सही। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो हम्म मैं समझता हूँ कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी और बिजनेस के लिए बहुत ही नेगेटिव सिग्नल जाएगा। और बाद में अगर इन्फ्लेशन के फिगर कम भी आते हैं तो ये कम करते हैं तो मैं समझता हूँ उसका इम्पैक्ट वो नहीं होगा पॉजिटिव जितना नुकसान इन बढ़ाने का होगा। तो सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव पॉलिसी तो यही है, इसको कांस्टेंट यानी स्टेबल रखें एज इट इज अनचेंज, या फिर मामूली से कट के साथ 50 बेसिस पॉइंट के साथ कम कर दें, ताकि बिजनेस, स्टॉक मार्केट और इंडस्ट्री को एक पॉजिटिव सिग्नल जाए। जो पैनिक लाइक सिचुएशन है फ्लड की हम्म वजह से, हम्म, लोग उसके अंदर थोड़ा सा सुकून हो जाए कि नुकसान हुए जरूर है, लेकिन नुकसान का स्केल ऐसा नहीं है कि जिसके नतीजे में हम पैनिक में आ जाए और एक गलत किस्म के फैसले करने शुरू करते हैं। तो सही। लिहाजा 50 बेसिस का कट होना मेरे ख्याल में बहुत कंफर्ट लेवल देगा इंडस्ट्री को भी और हम्म इकोनॉमी को।
सही, बिल्कुल। जी, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। अब आप लोग अपने सवालात कर सकते हैं और ज़रा क्विकली सवाल कीजिएगा ताकि दूसरों को भी मौका मिले। जी नुवैर, जल्दी से अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी सर, ये टाटा सिमेंट को आप वालेकुम कैसा बिल्कुल ठीक देखते है। हैं जो अभी रिजल्ट आया है इसका रिसेंटली, और फ्यूचर के आउटलुक इसके बता सकते हैं कुछ? नवेर, आपने किस कंपनी का नाम लिया, जल्दी से बोलिए। टाटा सिमेंट, टाटा सिमेंट। हेलो, जी मेरी ठट्टा आवाज आ रही है सही? नादिया, जी आप जी ये जी रिपीट करेंगे, मैं नहीं सुन जी। पाया। सर, ठट्टा सीमेंट के हवाले से इन्होंने पूछा है। छठा सीमट, हाँ। जी। छठा सीमट का मेरे ख्याल के मुताबिक तो रिजल्ट मुनासिब आया, नॉट बैड, बहुत अच्छा है, सही है, पॉजिटिव है। अच्छा। अच्छा, और सर ये आपको के बारे में क्या कहेंगे? आपको के जो रिसेंट जो आई अभी लगा है, इससे आगे भी जा सकते हैं सर? हप्पो का जो हेलो। है ना, बहुत ही पॉजिटिव फ्यूचर है। क्योंकि अभी तक तो हप्पो की मार्केट में जो परफॉर्मेंस है, जो रिजल्ट आया है इस दफा, इसमें 10 रुपए डिविडेंड पर शेयर दिया, और उसके अलावा इसकी पावर सेक्टर के अंदर जो परफॉर्मेंस है, सिर्फ उसी बेस के ऊपर इसकी प्राइस जहां तक आई है। अब इसके अंदर एक डिपार्टमेंट या एक सब्सिडरी इलेक्ट्रिक कार की भी है, जो BYD के साथ पार्टनरशिप के नतीजे में 50% स्टेक हप्पो का है। इसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल के मुताबिक प्राइस में आइंदा आने वाले दिनों में आएगा, वो अभी आया नहीं है। जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक कार की सेल बढ़ेगी, लोकल संबल होगी, और पाकिस्तान के अंदर रिचार्ज करने का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होगा, तो इसकी सेल भी बढ़ेगी, और उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हप्पो के ऊपर पॉजिटिव आएगा। ये तो एक इन्वेस्टमेंट वाला आइटम है जो कि रखेगा, इसके अंदर ग्रोथ भी है और डिविडेंड यील्ड भी है। मैं तो ख्याल करता हूँ कि बहुत अच्छा एक ये स्क्रिप्ट है। हर शख्स के इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सही, थैंक यू सर। नवैर साहब। जी जी, शेख मोहम्मद अली, जल्दी से अपना सवाल कर लें। जी अच्छा, मेरा सवाल जो है एक जावेदान से कॉरपोरेशन से है और एक इंटरलूप से है। जावेदान मैंने लिया था और मैंने उसकी सारी असेसमेंट करी थी, और प्रॉपर्टी वगैरह का काम उनका अच्छा चल रहा है, सारी चीजें, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना डिविडेंड भी दिया है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि डिविडेंड ईपीएस से ज्यादा कैसे देती है। और दूसरी चीज ये कि मुझे चीजें असेसमेंट के हिसाब से सही थी, लेकिन फिर भी शेयर इतना कम प्राइस पर क्यों आ गया वो। उसके अलावा अगर इंटरलूप देखा जाए तो इंटरलूप ने भी कोई इतना खास, मैं नहीं समझता कि रिजल्ट उसका इतना अच्छा आया है, नॉर्मल रिजल्ट है, लेकिन फिर भी वो, मतलब आज उसके शेयर प्राइस ऊपर है। बस ये मुझे थोड़ा सा एक असेसमेंट समझनी थी सर से। नादिया, इन्होंने जावेदा जावेदा के बारे में, सीमन के जी बारे जी में पूछा ना। जी सर, बिल्कुल जेवीडीसी के बारे में इन्होंने पूछा है, बिल्कुल। शेख साहब, इसमें मैं गुजारिश करूं कि इनका बिजनेस अच्छा जा रहा है। ये ना सिर्फ ये कि इन्होंने वहां पे प्रॉपर्टी को डेवलप किया है, बल्कि उसके साथ साथ ये कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी भी कर रहे हैं। और उसके नतीजे में अगर अर्निंग इस दफा कम है, तो फ्यूचर में जो इन्होंने बिजनेस बुक किया हुआ है, एक्सपेक्टेड अर्निंग कैश फ्लो की रोशनी में डिविडेंड ज्यादा भी दिया जा सकता है। ये तो मेरे ख्याल के मुताबिक मैनेजमेंट की तरफ से गुड गेस्चर होता है कि जो कि अर्निंग अपने रिजर्व में से दें, या जो उन्होंने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट डील किया होता है और उसके बाद जब अर्निंग का इम्पैक्ट बुक्स में नहीं लिया, वो आइंदा आने वाले क्वार्टर में आ जाता है, उसके पेश नजर डिविडेंड दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये मुमकिन भी होता है, और मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव और गुड गेस्चर है। चले, इसका मतलब कि ये शेयर अभी देखा जाए तो ये सही है, अगर इस रेट पर लेना या 85 पर लेना, ये ओके की रिपोर्ट है, इसका मतलब ले सकते हैं। इसमें शेख साहब, आपने जो क्वेश्चन किया ना डिविडेंड का, अर्निंग का और उसके बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में, वो तो मैंने आपको बता दी है। अब ये है कि मार्केट की जो एक ओवरऑल एक वैल्यूएशन है, जो अर्निंग है, डिविडेंड यील्ड है, उसको कैलकुलेट करके असेस करना पड़ता है कि किसी शेयर को किस प्राइस पे लेना या नहीं लेना। ओवरऑल तो आप देखेंगे ये कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बेहतरीन जा रही है। और आगे इसके जो जेर तहत नया नाजमाबाद के अंदर जो डेवलपमेंट है, वो फ्यूचर में मुझे लगता है आइंदा 10-15 साल तक कंटिन्यूस ग्रोथ रहेगी वहां पे। इसमें ऐसा कोई बिल्कुल, प्रॉब्लम वाली बात। यही चीज देखकर मैंने लिया था, बस अब ये ड्रॉप हुआ तो मैंने बोला यार शायद मेरी कोई असेसमेंट गलत हो गई है। सर जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, उमर फारूक अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी मैं एक तो गरीबाल सीमेंट के बारे में, नेशनल फूड बैंक ऑफ पंजाब के बारे में पूछना चाह रहा था।
ये इन 3 शेयरों के बारे में क्या पूछना है, क्वेश्चन क्या है इसके बारे में? सर आप इसको कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में, कि नेशनल फूड को आप कैसे देख रहे हैं, गरीब बाल सीमेंट को और बैंक ऑफ पंजाब को? असल में ना हर कंपनी की अलग अलग डायनामिक्स होते हैं, कि जिस तरह हम देखते हैं कि सीमेंट सेक्टर ने पिछले कई महीनों के दौरान बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और उसके नतीजे में सीमेंट की वैल्यूएशन मेरे हिसाब से अपनी प्राइस को मैक्सिमम लेवल पे पहुंची हुई है। अब ये सैलाब के बाद नए जो अगले क्वार्टर में रिजल्ट आते हैं, उसमें क्या डेवलपमेंट होती है, उसको देखते हुए सीमेंट सेक्टर में से शेयर्स का इंतखाब करना चाहिए। इसी तरह आपने बैंक ऑफ पंजाब का जिक्र किया। बैंक ऑफ पंजाब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बेहतरीन है। इसकी अर्निंग भी अच्छी है, इसने इस दफा इंटरम डिविडेंड भी दिया। अगर इसी तरह इनकी परफॉर्मेंस बरकरार रहे तो मेरा अंदाजा है कि प्राइस भी अप्रिशिएट करेगी और अर्निंग के अंदर भी ग्रोथ आएगी। तीसरा आइटम नेशनल फूड है। ये मेरे ख्याल के मुताबिक जो मार्केट में ट्रेडेबल शेयर्स हैं नेस्ले और अफान को छोड़ के, उनमें से सबसे ज्यादा ग्रोथ वाला शेयर यही है। इसके अंदर सेल के अंदर भी ग्रोथ है, और हम अर्निंग के अंदर भी इसके अंदर कंटिन्यूस ग्रोथ देख रहे हैं। और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अर्निंग के साथ साथ ये डिविडेंड पे आउट भी इनकी कॉन्स्टेंटली बेहतर होती जा रही है। तो इस एतबार से नेशनल फूड बहुत अच्छा शेयर है, फूड सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा शेयर। सही। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। हैदर अली अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। सर मुझे आयशा स्टील के बारे में पूछना था कि आयशा स्टील को आप फर्दर कैसा देखते हैं। और दूसरा सर, ये जिस तरह आपने बड़ी डिटेल से सीपैक के बारे में और हमारा नेक्स्ट जो है इसके बारे में इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया, तो कुछ अर्सा पहले कुछ ताजर्स की जो मीटिंग हुई थी आर्मी चीफ के साथ, तो एक र्यूमर है सर मार्केट के अंदर कि उन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम इंटरेस्ट रेट को 6% तक लेकर आएंगे। इस सिंगल हवाले डिजिट। से सर कोई आपके पास अपडेट हो काइंडली। इसमें मेरी गुजारिश ये है कि एफएफसी ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया पिछले 1 साल के दौरान। शुरू में तो इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बड़ी स्लो थी, लेकिन जैसे ही इनकी मर्जर हुआ बिन कासिम के साथ, और इसके बाद इन्होंने एग्रीटेक को टेक ओवर किया, और इसके नतीजे में इसकी अर्निंग भी बहुत अच्छी आई है, और डिविडेंड जो यील्ड है इसकी बहुत ज़बरदस्त रही। हमने देखा कि इसकी प्राइस ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा इंक्रीज कर चुकी है। अब जो मौजूदा लेवल इसका है 460 के अराउंड। अब बेसिकली एफएफसी के अंदर लोग डिविडेंड यील्ड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी साल था जिसके अंदर ग्रोथ भी हुई है इसकी प्राइस के अंदर। तो डिविडेंड यील्ड के अतबार से मेरा अंदाजा ये है कि 490 रुपये की जो प्राइस इसकी पिछले दिनों गई थी, डेट वॉज द मैक्सिमम। मौजूदा हालात में जो इसकी अर्निंग है, तो जो डिविडेंड है, वो मैक्सिमम प्राइस वही बनती है। उसी प्राइस के ऊपर आके हमने देखा कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग भी आई, सेलिंग भी आई, तो प्राइस घट के 430 भी आ गई थी। आज भी 455 56 के अराउंड है। तो ये प्राइस इसकी डिविडेंड यील्ड के अतबार से वही यील्ड आ रही है जो कि ऑलमोस्ट बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप रखें तो डिविडेंड आ जाती है। अब इस एतबार से इस लेवल के ऊपर जो बाइंग करना, मेरे ख्याल के मुताबिक थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि मैक्सिमम प्राइस के आसपास पहुंचा हुआ है। अगर इसकी प्राइस डिप करके 400 के नीचे आए तो वहां पे जाके इसके अंदर करेक्शन पैदा हो जाती है, और वहां पे डिविडेंड यील्ड भी ठीक रहेगी, और फ्यूचर में कैपिटल गेन के एतबार से आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि आपको कैपिटल गेन मिलेगा। सही। जी। सर वैसे सर इन्होंने आयशा स्टील के बारे में पूछा था, लेकिन आपने बहुत अच्छी जो इन्फॉर्मेशन हमें जो एफएफसी के हवाले से भी प्रोवाइड की। आयशा स्टील को भी जरा जो है ना एक्सप्लेन कर दें। आयशा स्टील का रिजल्ट आया है, नुकसान आया है। ओके। अगरचे इसके लॉसेस पिछले साल से कदरे कम है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये कंपनी स्ट्रगल कर रही है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए और नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी आने के लिए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि टाइम लगेगा, क्योंकि कंपनी हाईली लेवरेज है, और इंटरेस्ट रेट कम होने के नतीजे में इसको बेनिफिट मिला है, लेकिन वो बेनिफिट ओवरऑल इतना नहीं है कि कंपनी कंप्लीट प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चली जाए, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस है अपसाइड। तो मैं ख्याल करता हूँ कि अगला साल जो आएगा, आने वाले क्वार्टर जो आएंगे ना, वो इसके अंदर नेगेटिव रिजल्ट की बजाय पॉजिटिव रिजल्ट आने का इम्कान ज्यादा है। मैं इसके बारे में पॉजिटिव व्यू रखता हूँ। सही, बिल्कुल। जी शहीर अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे ये मालूम करना है कि लोड्स जो है इसका एक अलॉय रिम का प्लांट था, इसकी सब्सिडरी लगाना था 2017 में, और अभी तक उसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है, कोई उसका कि प्रोडक्शन में कब आ रहा है।
ये आपने लोड के बारे में पूछा ना। जी सर, लोड्स के बारे में। जी जी सर। मैं अपनी पर्सनल राय आपको दे देता हूँ कि इस ग्रुप के बारे में मेरी बड़ी रिजर्वेशन है कि ये कमिटमेंट जो बैलेंस शीट में या पब्लिश से की जाती हैं अमूमी तौर पे पूरी नहीं होती। तो किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए मेरी जो फर्स्ट एडवाइस है कि मैनेजमेंट को देखना चाहिए इनका हिस्ट्री रिकॉर्ड क्या है। अगर तो वो शेयर होल्डर की बातों का ख्याल नहीं कर पाते और इसमें वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाते तो उस शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हुए अवॉइड करें। तो 2017 की ओके कमिटमेंट है, सर। 2025 आया नहीं आया तो क्या तवक्को करें। मैं तो नहीं एक्सपेक्ट करता इसमें ठीक सर। पॉजिटिव। सही, जी बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अब एक आखिरी सवाल हम और लेंगे जी। दाऊद साहब अपना सवाल करें। सर मुझे पीपीएल का जरा बता सकते हैं कि इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, 200 से आप साइड पे जा सकता है। और दूसरा सर एसएनजीपी और एसएसजीसी का। नादिया मुझे आप रिपीट कर देंगे किन कंपनी के बारे में पूछा, आवाज में मुझे कुछ मसला है। जी सर, इन्होंने पीपीएल, एसएनजीपी और एसएसजीसी के बारे में इन्होंने पूछा है। एसएसजीसी जी, एसएसजीसी के अंदर पीपीएल, टर्न अराउंड। एसएनजीपी, एसएसजीसी। हाँ, एसएनजीपी के अंदर तो अच्छा खासा टर्न अराउंड हो चुका हुआ है। पहले कंपनी ये लॉस मेकिंग थी। गवर्नमेंट ने जो टैक्स सेक्टर, गैस सेक्टर के अंदर, यूटिलिटी सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स की, इसके अंदर में गैस का टैरिफ भी बढ़ा और इसके नतीजे में अब हम देखते हैं कि इसकी बैलेंस शीट पॉजिटिव हो गई है। तो आइंदा दिनों में मैं ख्याल करता हूँ कि इसकी पॉजिटिविटी इंप्रूव होगी और बेहतरी की तरफ जाएगी। तो मैं इस पूरे दोनों कंपनीज को पॉजिटिव ही ख्याल करता हूँ। अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लान था कि पावर सेक्टर के सर्कुलर को खत्म करने के लिए, उसके बारे में तो बड़ी ठीक ठाक किस्म की एडवांसमेंट हो चुकी हुई है। अलबत्ता गैस सेक्टर के बारे में अभी तक कोई ऐसा हमारे इनमें नहीं आया कि गवर्नमेंट ने कोई इकदाम किए हों। अगर वो चीज़ होती है तो ये गैस सेक्टर की दोनों कंपनीज के अंदर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, खासतौर पर स्वी नॉर्दर्न के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सही, बिल्कुल। सर अच्छा जी, पीपीएल पीपीएल के बारे में सर बता दें। किसके बारे में? पीपीएल, पीपीएल। मैं नहीं समझ पा रहा, नाम ले पूरा। पाकिस्तान पेट्रोलियम के बारे में सर ये पूछ रहे हैं। लिमिटेड। पीपीएल के बारे में कह रहे हैं ना? जी जी। जी हाँ, पीपीएल के बारे में बहुत ही पॉजिटिविटी है। अब इसके अंदर ये है कि गवर्नमेंट पावर सेक्टर के जो सर्कुलर को खत्म करने के लिए भी इकदाम कर रही है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि चंद हफ्तों के दौरान इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, जिसका इम्पैक्ट ना सिर्फ पीपीएल और ओजीडीसी के ऊपर भी आएगा। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो न्यू एक्सप्लोरेशन हो रही हैं, उन एक्सप्लोरेशन के अंदर भी इनका प्रोडक्शन और फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का बहुत ज्यादा इम्कान है। तो लिहाजा पीपीएल के बारे में मेरा व्यू पॉजिटिव है, वेरी पॉजिटिव। सही, बहुत शुक्रिया दाऊद शुक्रिया सर। सर। जी अच्छा सर, अब यहाँ पर हमारे पास टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। तो सर मैं चाहूँगी कि कल के हवाले से बताएं कि कल की मार्केट को आप कैसा देख रहे हैं। ऑब्वियसली अब 2 वर्किंग डेज हैं इस वीक के। कल की मार्केट को कैसा प्रेडिक्ट करें और साथ ही साथ जो है आपको क्या लग रहा है इस वीक के एंड तक, और इसके साथ जो है कौन से जो है आप स्टॉक्स को रिकमेंड करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। इसमें नादिया कल के बारे में मेरा व्यू है कि मार्केट मिक्स टू नेगेटिव की तरफ जाने का रुझान है। यानी कि मार्केट पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी मंदी हो सकती है, क्योंकि मार्केट का लेवल ऐसा है कि इस मार्केट को मजीद ट्रिगर करके ऊपर ले जाने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रिगर की जरूरत है, जो कि अभी तक कोई सामने मार्केट में आया नहीं है। मार्केट अपने मोमेंटम में चल रही है। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट के शेयर्स है वो एनर्जी के शेयर्स हैं। एनर्जी के शेयर्स के अंदर जिसमें ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ की मेरी ख्याल करता हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन शेयर्स हैं। इनके अंदर अर्निंग भी है और इसके साथ इसको ट्रिगर करने वाले फैक्टर एक्सपेक्टेड है कि आइंदा चंद दिनों में, 1-2 हफ्ते के दौरान आएंगे जो मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे। सर लेकिन वो बाकी ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बता दें। वो मैंने जिक्र किया है अभी कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट पिछले कई महीनों से हम सुनते आ रहे हैं सही, कि बिल्कुल। पावर सेक्टर का सर्कुलर को खत्म होना और उसकी अमाउंट की डिसबर्समेंट। अब इसके लिए 18 बैंकों का कंसोर्शियम के साथ इन्होंने अरेंजमेंट भी कर लिया गया है, तमाम चीजें इन प्लेस है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से उसकी डिसबर्समेंट नहीं हुई है। जैसे सही। ये डिसबर्समेंट होगी तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रिगर करेगा पूरे के पूरे एनर्जी सेक्टर को
पावर सेक्टर की जो मार्केट को ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो लिहाजा ये सेक्टर जो है ना, यहाँ पे फोकस भी करना चाहिए और इनके अंदर काम भी करना चाहिए। सही, बिल्कुल। और जो है, जब तक ये ट्रिगर नहीं आता है, मार्केट अपने मोमेंटम पे ही रहेगी। बिल्कुल। जी हाँ। सही, बहुत शुक्रिया सर नईम रफ़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं लूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।